सच और झूठ का फैसला कैसे हो? पिछले 2 घंटे से मैं अपने कंप्यूटर की खाली स्क्रीन को घूर रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखूं। 2-4 फिक्रे लिखता हूँ और फिर काट देता हूँ। ये कोई अनोखी बात नहीं, ऐसा अक्सर हो जाता है और इसी कड़े वक्त के लिए मैंने मौज़ूआत की एक टूटी फूटी सी फहरिस्त बनाकर रखी हुई है। कुछ नोट्स भी महफूज हैं, मगर आजकल मुल्क में जिस किस्म के हालात हैं उनमें इन मौज़ूआत की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी मौजज़े अपने हुनर के देखते हैं। वैसे भी न जाने क्यों मुझे ये खुशगुमानी सी है कि प्रोपेगेंडा के इस दौर में सच्चाई की जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। अगर कोई एक भी शख्स इस काविश से मुतासिर हो जाए तो मेहनत वसूल हो जाती है। मुसीबत लेकिन ये है कि हर किसी का अपना अपना सच है और अपना अपना झूठ। अभी सुबह ही मेरे दोस्त एक्स ने फोन करके मुझसे ये अजीबो गरीब सवाल पूछा कि बताओ तुम गद्दार हो या मुहिब्बे वतन। मुझे समझ नहीं आई कि मैं इस सवाल का क्या जवाब दूं। मैंने उसे कहा कि आखिरी मर्तबा मैंने चेक किया था तो यही पता चला था कि मैं पाकिस्तानी हूँ। मेरे शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट पर भी यही शनाख्त लिखी है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी आइन शिकनी का मुर्तकिब भी नहीं हुआ। इस पर एक्स ने ये कहकर फोन बंद कर दिया कि तुम्हारी बातों से गद्दारी की बू आ रही है। मुझे नहीं मालूम उसने किस बिना पर यह अंदाजा लगाया, लेकिन अगर पैमाना यही है कि गद्दारी और हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट महज सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा तो इसका हल माँ सिवाय इसके कुछ नहीं कि आप उस शख्स के हमनवा बन जाएं जिसके पास ये इख्तियार है। नाजी जर्मनी में ये इख्तियार हिटलर के पास था, रूस में स्टालिन, इटली में मेसोलोनी, चिली में पनोशे, इराक में सद्दाम हुसैन और रोमानिया में ये इख्तियार चाउशेस्को के पास था। इन तमाम लीडरान के महज पैरोकार यही समझते थे कि उनका लीडर देवता है, वो जो कहता है वही हक है, वही सच है। उसकी मुखालिफत करने वाले मुल्क दुश्मन हैं, लिहाजा उन्हें नीस्तो नाबूद कर देना चाहिए। ऐन मुमकिन है कि उनमें से ज्यादातर लोग अपने मुल्क की मोहब्बत में और खुलूस नियत से ये सब कुछ कहते हों, मगर सवाल ये है कि उनके जहनों में ये ख्यालात रासिख कैसे हुए जिसकी बिना पर उन्होंने ये समझा कि जो उनकी नजरियात के साथ नहीं वो मुल्क दुश्मन और गद्दार है। इस सवाल का यक हरफी जवाब है प्रोपेगेंडा। बज़ाहिर ये लफ्ज मनफी लगता है और इसका तर्जुमा हम झूठ के मुतरादिफ करते हैं, मगर इसके बावजूद इस तकनीक की अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। अमूमन ये समझा जाता है कि प्रोपेगेंडा झूठ और सच का मलगूबा होता है, जिसमें हकाइक को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने कुछ यूं पेश किया जाता है कि वो इस पर यकीन करने लगते हैं। किसी हद तक ये तारीफ दुरुस्त है, मगर इसमें एक बारीकी भी है जिसे हम फरामोश कर देते हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले का असल कमाल ये होता है कि वो दूसरों के मुकाबले में अपने बयानिए को बेहतर और काबिल कबूल बनाकर अवाम के सामने यूं पेश करता है कि उन्हें लगता है कि जैसे उनके पास इस बयानिए के साथ खड़े होने के सिवा कोई चारा नहीं है। यही वजह है कि अक्सर पढ़े लिखे और समझदार लोग जो अपनी आम जिंदगी में बेहद कामयाब और काबिल समझे जाते हैं, बाज़ औक़ात जब किसी प्रोपेगेंडा का शिकार होते हैं तो उस वक्त वो कुछ ऐसी बेसरुपा बातों की हिमायत भी करते नजर आते हैं जिनकी हिमायत वो कभी अपनी अमली जिंदगी या आम हालात में नहीं करते। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे मामले में अक्ल कहाँ घास चरने चली जाती है? क्या हम अक्ली बुनियादों पर दलाइल परख कर सच और झूठ का फैसला नहीं कर सकते? इसका सादा सा जवाब है नहीं। अमली जिंदगी में हतमी सच या मतलब झूठ का तायुन करना मुश्किल काम है। हम हक और बातिल को परखने के पैमाने जरूर बना सकते हैं, मगर सियासी बयानिए की पड़ताल करते हुए ये पैमाने काम नहीं आते, क्योंकि एक आम शहरी मामले की ज्यादा गहराई में जाने का तरद्दुद नहीं करता। वो अपनी अखलाकियात या ज़ाब्ता हयात इजाद नहीं करता। ये चीजें वो मजहब से अखज़ करता है या अपने रस्म रिवाज से। इस तनाजुर में जब उसे कोई बयानिया मरबूत अंदाज में पेश किया जाता है तो वो फकत मोटी मोटी बातों को ही बुनियाद बनाकर अपना वजन किसी लीडर के पलड़े में डाल देता है। जरूरी नहीं कि ये कोई अक्ली फैसला हो, ये महज जज्बाती फैसला भी हो सकता है। अक्सर सियासी लीडरान को ये गलत फहमी होती है कि वो खुद अपनी पॉलिसियों की तशहीर सबसे ज्यादा बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी लीडर के पास ये हुनर हो या वो ये हुनर सीख ले, जैसे कि आंजहानी हिटलर और जोसेफ गोएबल्स। उनसे ज्यादा इस फन का कोई माहिर पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन असल बात यह है कि सियासी लीडर का हाथ बेशक अवाम की नब्ज पर हो और वो अवाम के लिए उम्दा पॉलिसियां भी बना सकता हो, मगर जरूरी नहीं कि वो ये बात गैर मुबहम अंदाज में अवाम तक पहुंचा भी सके। इसकी मिसाल सियासत का परफॉर्मेंस मॉडल है। इस मॉडल में ये फर्ज कर लिया जाता है कि महज कारकर्दगी ही वो पैमाना है जिस पर अवाम किसी हुक्मरान को जज करते हैं।
یہ بات کسی حد تک تو درست ہے، مگر ایک عام ووٹر محض کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ نہیں دیتا۔ کسی لیڈر کی حمایت کرنے کے لیے کارکردگی پیمانہ ضرور ہے، مگر اس کے 100 میں سے 30 یا 35 نمبر ہیں۔ باقی نمبر اس بیانیے کے ہیں جو ذہن سازی کے لیے تشکیل دیا جاتا ہے۔ اس میں اگر کوئی لیڈر ناکام ہو جائے تو پھر وہ کارکردگی سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ 60 کی دہائی میں پاکستان میں جتنی انڈسٹری لگی شاید اس کی مثال نہیں ملتی، مگر مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان نے ایک جملہ بول کر اس ترقی کی دھجیاں اڑا دی کہ مجھے اسلام آباد سے پٹسن کی بو آتی ہے۔ یہ اس بیانی کی طاقت تھی جس نے ملک ہی توڑ دیا۔ لہٰذا آج اگر کسی نے کامیاب ہونا ہے تو اسے کارکردگی کے ساتھ ساتھ ایسا بیانیہ بھی تشکیل دینا ہوگا جسے اوڑھ کر عام آدمی کو یہ اطمینان ہو کہ اس کا لباس اس کے ہمسائے سے بہتر ہے۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل۔